लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया गया मैं वही लिख दे रहा हूँ, पीएच, और यहाँ पर पीएच माइनस दिया गया है, पीएच माइनस, ठीक है। तो पहले जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। तो स्टेटमेंट लिखा गया है, एन इंडिकेटर जनरली ए वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेसिस is a substance which is used to determine the end point of a titration, ठीक है। जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। दे चेंज देयर कलर्स within a certain pH range. Generally the color change is due to shifting of indicator equilibrium, that is phenolphthalein HPH। तो यहाँ पर जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन को शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया गया है HPH, ठीक है। तो HPH मतलब फिनोफ्थलीन हो गया। तो फिनोफ्थलीन है क्या? फिनोफ्थलीन एक वीक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पर H देखो, ये जो HPH है कलरलेस सब्सटेंस, जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस डोनेट कर रहा है, एंड सब्सटेंस विच फर्निशेस H प्लस टू द सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड्स। पढ़ा था बेटा, है ना? यस सर। और कि जो भी H प्लस देगा, डोनेट करेगा सॉल्यूशन में, उसको तुम एसिड्स बोलोगे। तो फिनोफ्थलीन H प्लस दे रहा, तो फिनोफ्थलीन क्या हो गया? एसिड हो गया, ठीक है। तो जो एसिड बेस इंडिकेटर है, इसमें दो कलर होता है। एक होता है अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कलर, है ना, जैसे HPH, अभी ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, ये इंटैक्ट है बेटा, इसी तरह से पड़ा हुआ है सोल्यूशन में। तो अगर HPH है तो वो कलरलेस होगा, या कलर वन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कलर होगा, जो फर्स्ट कलर है वो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। जो दूसरा कलर होगा वो होगा डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। जब ये डिसोसिएट वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा, है ना बेटा। अगर ये वीक एसिड है इसका डिसोसिएशन कम होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन में पीएच माइनस का अमाउंट कम होगा। मानते हैं इस बात को? सॉल्यूशन में पीएच माइनस का अमाउंट कम होगा। किसी ने मैसेज किया क्या बेटा? एक बार पढ़ लो मैं क्या लिखा है। तो बीच में आपकी आवाज चली गई। अच्छा, ओके। आवाज चला जाए बोल देना मुझे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ए शिफ्टिंग ऑफ दिस इक्विलिब्रियम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्रोड्यूसेस पिंक कलर। मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट टू राइट जाएगा, मतलब कि अगर डिसोसिएट हो रहा है इंडिकेटर तो पिंक कलर दिखाई देगा, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन चला गया, बैकवर्ड मतलब कलरलेस, है ना, तो तुम्हें कोई कलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो दो कलर यहाँ पर है। तो मैं इस इक्विलिब्रियम को नीचे लिख रहा हूँ, नीचे तो पूरा स्पेस ही स्पेस है, तो नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तुम लोग ऊपर वाला कॉपी कर लेना, बाद में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो घबराओ मत, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ उसी को। तो यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है HIN, तो एक मैं इंडिकेटर ले रहा हूँ IN, ठीक है। तो अब तुम बताओगे कि ये वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा? H प्लस प्लस IN माइनस। अब बताओ ये वीक एसिड है या वीक बेस है? बोलो बेटा। वीक एसिड है, क्योंकि सोल्यूशन में H प्लस डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है, इसमें कुछ एक कलर होगा, इस कलर को मैं लिख दे रहा हूं कलर वन। यहाँ पे जो कलर है क्या होगा बेटा? ये होगा कलर वन। जब डिसोसिएट हो गया तो जो डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है IN माइनस, ये है डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, इसको तुम लिख दिया कलर टू। इसका जो कलर है वो कलर टू हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन लिख सकते हो तुम लोग, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू द
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू द, क्या लिखूं बताओ, बोलो। स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट H IN प्लस स्क्वायर ब्रैकेट IN माइनस डिवाइड बाई HIN। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर डिसइक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है जो K है, इसको KIN लिख देते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसलिए तुमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट IN लगा दिया, KIN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम KC लिखते हो, तुम KA लिखते हो, तुम KB लिखते हो, तुम KP लिखते हो, तो यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ बताता है कि रिएक्शन कैसा है, क्या वो गैसियस स्टेट में है, क्या मोलरिटी तुम यूज कर रहे हो, क्या तुम एसिड का इंडिकेटर लिख रहे हो या फिर हाइड्रोलिसिस लिख रहे हो, तो ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो KIN मतलब इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन का हम लोग लॉग लेंगे। ठीक है, जब लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग लोगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ KIN इज इक्वल टू लॉग ऑफ, तो लॉग m इंटू नन है ना, तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, लॉग ऑफ H प्लस लॉग ऑफ IN माइनस डिवाइड बाई HIN, इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, IN माइनस डिवाइड बाई HIN। इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकते हो, देख लो पहले लिखा हूं या नहीं। क्लियर है सर। सबको समझ में आया बेटा, ये कहां से मैंने लिख दिया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुरंत, अभी पूछकर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, है ना, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तूने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ KIN, तो ये PKIN हो जाएगा। यस सर। अब ये क्या होगा बेटा, PH होगा कि नहीं? PH होगा ना ये वाला, माइनस लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट IN माइनस डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट HIN। तो साइड को चेंज कर दो, PH के लिए इसको सॉल्व करो, तो आ जाएगा PH ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस डिवाइड बाई HIN। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा सोल्यूशन का pH, जिस सोल्यूशन में तुमने इंडिकेटर को डिजोल्व किया उसका pH तुम इस एक्सप्रेशन से निकालोगे। ठीक है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो डिसोसिएटेड फॉर्म है, वो ऊपर रहेगा और अनडिसोसिएटेड फॉर्म नीचे रहेगा। अब देखो, जो IN माइनस और HIN है वो एक्चुअली है क्या, कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। IN माइनस का कलर 2 है, इसको कलर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो PH इज इक्वल टू PKIN प्लस लॉग ऑफ IN माइनस क्या होगा बेटा, कलर 2 है ना, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कलर 2। ठीक है, कलर 2, और HIN है कलर 1, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कलर 1। ठीक है, कलर 2 का कंसंट्रेशन ऊपर रहेगा, कलर 1 का कंसंट्रेशन नीचे हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है जब तुम इंडिकेटर को डिजोल्व करते हो किसी सोल्यूशन में, है ना। देखो, पहले क्या करते हैं हम लोग, एक बीकर लेते हैं या कोनिकल फ्लास्क लोगे, उसमें तुम एसिड डाल देते हो या बेस डाल देते हो ना, एसिड बेस इंडिकेटर है, सोल्यूशन होगा तो बेसिक सोल्यूशन होगा। अगर ये सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब तुमने यहाँ पर एसिड ले लिया है, एसिड, ठीक है, एसिड, तो आ जाओ, सोल्यूशन एसिडिक है, तुमने यहाँ पर ड्रॉपर से, ठीक है, ड्रॉपर्स तुमने एक ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप तुमने यहाँ पर इंडिकेटर टपका दिया, इस बीकर में एक ड्रॉप इंडिकेटर टपका दिया। अब क्या होगा, जो तुम्हारा सोल्यूशन एसिडिक है, मतलब सोल्यूशन में H+ है, पहले से H+ का अमाउंट ज्यादा है ना,
तो जो इंडिकेटर किस फॉर्म में रहेगा, कलर 1 में रहेगा या कलर 2 में रहेगा, ये बताओगे तुम, है ना। तुमने एसिड में एक ड्रॉप इंडिकेटर डाल दिया, तो इंडिकेटर कलर 1 में रहेगा या कलर 2 में रहेगा, बोलोगे तुम लोग, सोच कर बताओ। कलर वन। कलर कलर 1। कलर वन। तो सबका आंसर आ रहा कलर 1। तो कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे कि कलर 1 क्यों है, कोई एक्सप्लेन कर दो। यस सर। बोलो बेटा, बोलो। सर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें पहले से H प्लस आयन है, हाँ, तो सर H प्लस आयन है तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड होगा, तो उससे वेरी गुड। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला कि कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सोल्यूशन में पहले से ही H प्लस है, जो इंडिकेटर वो भी H प्लस दे रहा है, सोल्यूशन एसिडिक मतलब H प्लस होगा, है ना। तो अगर H प्लस का अमाउंट ज्यादा हो गया तो इसका मतलब कि जो पूरा रेशियो वो बढ़ गया, ये रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये इंडिकेटर है ना। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिप्रेशन और कम हो जाएगा, उसका जो डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो तुम्हारा इक्विलिब्रिया है वो इक्विलिब्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये पीछे की तरफ जाएगा इक्विलिब्रिया, है ना। समझ में आ रहा है ये बैकवर्ड क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन। ठीक है, तो अब देखो एसिड में एक कलर हो गया कलर 1। एसिड अगर इंडिकेटर तुमने एसिड में डाल दिया इंडिकेटर को, तो यहाँ पर तुम्हें कलर 1 दिखाई देगा, या तो येलो होगा तो कलरलेस होगा, या तो पिंक कलर होगा, जो भी है कलर 1 दिखाई देगा। अगर तुमने यहाँ पर इस एसिड को हटा दिया, यहाँ में डाल दिया बेस, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये बेस है, बेस है ये। बेस में तुमने एक ड्रॉप इंडिकेटर डाल दिया, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो बेस है, बेस इंडिकेटर डाल दिया तो बेस क्या करेगा, H प्लस को कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। H प्लस को डिक्रीज कर देगा, यस H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, है ना। तो पूरा रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, रेशियो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर से उसको मेंटेन करने के लिए जो डिसोसिएशन अब जाएगा HIN का, इसका मतलब जो HIN है वो डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। तो बेसिक मीडियम में कलर क्या होगा इंडिकेटर का, कलर 2। कलर 2। कलर 2। तो समझ में आ गया बेटा कि इंडिकेटर वर्क कैसे करता है ना। सबको समझ में बेटा इंडिकेटर का काम कैसा होता है, सबको समझ में आ गया है ना कि कलर 1 कलर 2 कैसे आ रहा है। तो मैंने बता दिया यहाँ पर विद एग्जांपल कि ये जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का कलर एसिड में कलर 1 हो जाएगा, बेस में कलर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही ओस्टवाल्ड ने बोला था कि इस तरह से कलर चेंज होता है इंडिकेटर का। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया कि कलर 1 कलर 2 हो गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और चीजें। जब हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं, इंडिकेटर का यूज करोगे ना, तो हर एक इंडिकेटर का एक पीएच रेंज होता है, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। तो अब देखो जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर का दो कलर होगा, कलर 1 होगा और कलर 2 होगा। एक मीडियम में कलर 1 होगा, दूसरे मीडियम में कलर 2 होगा। आवाज आ मेरा? यस सर अब आ गया। सर बीच में नहीं है। अच्छा ठीक है, जब भी नहीं आए तो बोल देना मुझे, है ना, क्योंकि मैसेज ये यहाँ पे जो मैसेज को मुझे दिखाई नहीं दिया, तुम्हें दिखाई दे रहा मैसेज या किसी ने कुछ टाइप ही नहीं किया? सर डॉट ही डॉट ही भेजा सर, डॉट ही। डॉट भेजा तुम लोगों ने? है। डॉट का सर मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है इसमें। यस ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया बेटा, कलर 1 जिसे भी इंडिकेटर दो कलर होगा, कलर 1 कलर 2, है ना। अब जैसे मान लो
तुमने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, इस सोल्यूशन में जो इंडिकेटर है HIN वो होगा, ये H प्लस प्लस IN माइनस में होगा, है ना। तो ये हो जाएगा कलर 2 C2 हो गया, ये C1 हो गया, ये हो गया तुम्हारा C2 C1। तो ये देखो इक्विलिब्रियम में है, मतलब कलर 1 भी होगा कलर 2 भी होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा कलर 1 मतलब येलो कलर है, मान लेते हैं जो इंडिकेटर उसका येलो कलर और ऑरेंज कलर है, ठीक है। कलर 2 येलो है, कलर 1 ऑरेंज है, ठीक है। कोई इंडिकेटर इस तरह से तुमने चूज किया, सेमीफाइल ऑरेंज ले लिया, तो कलर 1 हो गया तुम्हारा ऑरेंज कलर, कलर 2 हो गया येलो कलर। तो सोल्यूशन में दोनों कलर होगा, है ना, दोनों कलर होगा, ठीक है। तो तुम्हें कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन या बेसिक सोल्यूशन है। तो अगर दोनों कलर होगा तो तुम्हें मालूम नहीं चल पाएगा कि कौन सा कलर है या सोल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कलर को ऑब्जर्व करने के लिए या तो ऑरेंज कलर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो तभी तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना, या फिर येलो कलर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरेंज कलर, तब तुम उसको ऑब्जर्व कर पाओगे, है कि नहीं बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तुम येलो या फिर C1/C2 निकाल रहे हो, तो C1/C2 अगर यहाँ पर जो रेशियो है ये रेशियो 10 है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर केस में अगर ये 10:1 रेशियो में तो तुम्हें कलर 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 9:1 है, अगर कलर 1 जो येलो ऑरेंज कलर और कलर 2 जो है, मैं यहाँ पर वाई और रेड ले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कलर तुम्हारा वाई हो गया, येलो हो गया, ये रेड में और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई R10 है तो तुम्हें येलो कलर दिखाई देगा, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो Y/R मतलब Y का कंसंट्रेशन R के रिस्पेक्ट में 10 टाइम्स है, तो तुम्हें कौन सा कलर दिखाई देगा बेटा, येलो कलर। अगर Y/R रेशियो ये 0.1 हो जाए तो कौन सा कलर दिखाई देगा, रेड, बताओ, रेड कलर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर रेड का कंसंट्रेशन 10 टाइम्स है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो जब भी तुम्हें कलर दिखाई देता है वहां पर दोनों कलर होगा, येलो कलर भी होगा और रेड कलर भी होगा। तो कलर को ऑब्जर्व करने के लिए उसमें एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए, Y/R जो रेशियो है वो होना चाहिए, तभी तुम्हें दिखाई देगा। क्योंकि हमारा जो आई है बेटा, जो आंखें हैं, वो हर एक रेशियो के लिए ना सेंसिबल नहीं होगा, वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा कि कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है या येलो कलर है। तो उसके लिए वो रेशियो होना जरूरी है ना। तो हर एक इंडिकेटर या हर एक कलर के लिए एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, तभी तुम्हें वो कलर दिखाई देगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इंडिकेटर तुमने ऐसा लिया, एक इंडिकेटर है जहां पर Y/R रेशियो, अगर Y/R रेशियो 4/1 है तो तुम्हें येलो कलर दिखाई देगा। और अगर Y/R रेशियो यहां पर मैं ले रहा हूं 1/7 अगर है तो तुम्हें कलर 2 दिखाई देगा, या फिर येलो, यहां मैं ऑरेंज ले रहा हूं, ऑरेंज कलर तुम्हें दिखाई या रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। सो व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, पीएच रेंज। तो पीएच रेंज क्या होगा, है ना। तो पीएच रेंज वो रेंज होगा जिसमें इंडिकेटर वर्क करता है, ठीक है, वो पीएच रेंज है। या जिसमें जिस पीएच सॉरी ठीक है, पीएच रेंज वो रेंज है बेटा जिसमें इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। वो रेंज जिसमें इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा उस रेंज को पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर बोलते हैं। तो अगर देखो यहाँ पर Y/R रेशियो 4:1 है, Y/R रेशियो 1:7 है, तो R, तो अब एक पीएच तुम्हें मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, pH1 मिलेगा तुम्हें, pH1, और यहाँ पर तुम्हें मिलेगा pH2, ठीक है। तो दो रेंज मिल जाएगा, pH1 pH2। तो अगर हम इस इंडिकेटर का यूज करें, सॉरी इस इक्वेशन का यूज करके तुम यहाँ पर pH रेंज निकालोगे तो पहला जो pH है, pH1 इक्वल टू क्या होगा, pKin प्लस लॉग ऑफ, येलो कलर कब दिखाई देगा बेटा, जब 4:1 रेशियो 4:1, तो तुम्हें येलो कलर दिखाई देगा, ठीक है।
और log 4 का वैल्यू तुम्हें मालूम है, PKIN। log 4 का वैल्यू यहां पर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। ठीक है, तो यहां से तुमने निकाल लिया PH1। अब PH2 तुम्हें निकालना है, मतलब इंडिकेटर जो सेकंड कलर हो तुम्हें निकालना है। तो क्या होगा बेटा, P के इंडिकेटर प्लस log ऑफ 1/7। ठीक है, तो log ऑफ 1/7 मतलब माइनस log 7। सो यस PH2 क्या होगा बेटा, PH2 इज इक्वल टू P के इंडिकेटर माइनस log ऑफ 7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। log 7 का वैल्यू क्या होगा? log 7 का वैल्यू तुम्हें मालूम है बेटा कितना होता है? मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, नहीं मालूम है तो। 0.8 इक्वल टू log 7, हाँ क्या होता है बेटा, 0.8 है। एक मिनट, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर खराब हो गया क्या मेरा? एक मिनट, ये नहीं आ रहा है मुझसे, है ना? तो जो तुम बोल रहे हो मैं वही लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर log 7 लिखने पर आ नहीं रहा है जो आना चाहिए। एक मिनट, मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करके देखूं, हो सकता आ जाए। तो 0.84 आ रहा है ना, 0.84 आ रहा है log 7 का वैल्यू। तो 0.87 हो जाएगा P के इंडिकेटर माइनस 0.87। ठीक है, तो PH2 ये मिल गया तुम्हें, PH2। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है पीएच रेंज क्या होगा। तो पीएच रेंज क्या होगा बेटा, वो रेंज जिसमें ये इंडिकेटर वर्क करता है। तो पीएच रेंज होगा बेटा PH1 टू PH2। ठीक है, तो अब पी के इंडिकेटर दिया रहेगा, उसको यहाँ रखोगे तो यहाँ पर पीएच रेंज मिल जाएगा। तो जो लोअर वाला यहाँ रखोगे, यहाँ पर सबसे पहले PH1 हो जाएगा ये वाला, और ये हो जाएगा PH2, क्योंकि ये नंबर ज्यादा है, प्लस में है, तो यहाँ पर ज्यादा होगा PH1 PH2। तो हो जाएगा पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो यस किसी भी इंडिकेटर का एक पीएच रेंज होगा, इस तरह से पीएच रेंज निकाला जाता है, और इसी पीएच रेंज में वो इंडिकेटर वर्क करता है। ठीक है, इस पीएच रेंज में वो इंडिकेटर वर्क करेगा। ओके, तो अब किसी इंडिकेटर को चूज करना हो कि इस टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज करोगे, कैसे उसको यूटिलाइज करोगे, है ना? तो उसके लिए क्या करना है बेटा, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, उसको यूज करोगे, देखो क्या करोगे यहाँ पर, पीएच ऑफ इंडिकेटर के लिए। सर हाँ बेटा बोलो, बोलो, पूछो। सर ऊपर वाले PH2 में log 7 की वैल्यू 0.087 है। 0.087 था, मैंने ध्यान से देखा नहीं। 84 जीरो सर पॉइंट 0.84 था। 0 पॉइंट कितना था? एक मिनट, 84। 0.84 था। ठीक है, जो लिखा है वही लिख देना, क्योंकि मैंने इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिया नहीं यहाँ पर। 0.84 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो समझ में आ रहा है ना? ऊपर क्या है लिखा है यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देता यस। हूँ। हाँ, तो समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, और जहां पर समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। ये 0.84 कर दो बेटा, ये 0.84 था, गड़बड़ कर दिया है ना यहाँ पर। तो 0.84 ही हो गया। तो
हेलो बेटा, लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया था, ठीक है, चार्ज नहीं हो पाया था। आगे देखो, तो ये समझ में आ गया बेटा कि किसी भी इंडिकेटर का एक पीएच रेंज होगा और उसी रेंज में वो इंडिकेटर वर्क करेगा, ठीक है। तो पीएच रेंज अगर तुम्हें मालूम चल जाए तो तुम इंडिकेटर को चूज कर सकते हो कि कौन सा इंडिकेटर तुम्हें यूज करना है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे टाइट्रेशन कर्व। अगर तुम्हें इंडिकेटर को चूज करना, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए टाइट्रेशन कर्व तुम्हें जानना जरूरी है कि टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, ठीक है। तो टाइट्रेशन कर्व तुम लोग ध्यान से देखोगे। टाइट्रेशन कर्व ये बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एडवांस का चीजें हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो टाइट्रेशन कर्व देख लो, टाइट्रेशन कर्व। तो जो पहला टाइट्रेशन कर्व है, तुम टाइट्रेशन करा रहे हो तो टाइट्रेशन किस में होगा बेटा, एसिड में होगा। तो यहाँ पर एसिड बेस इंडिकेटर का यूज कर रहे हो तो एसिड बेस टाइट्रेशन होगा, ठीक है। तो एसिड दो टाइप होता है बेटा, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या तो वीक एसिड होगा। उसी तरह से जो बेस है, बेस या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक बेस होगा, ठीक है। तो अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो यहां पर कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल बेटा, यहां पर टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना। तो हर एक कॉम्बिनेशन को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और टाइट्रेशन कर्व को हम लोग बनाएंगे किस तरह से टाइट्रेशन कर्व होता है, ठीक है। तो पहला जो टाइट्रेशन कर्व है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो इसी से पूरा का पूरा टाइट्रेशन कर्व समझ में आ जाता है और बाकी जो टाइट्रेशन कर्व तुम लोग खुद से बना सकते हो। तो नंबर 1 जो टाइट्रेशन है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से तुमने टाइट्रेट किया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट किया। तो अब हम लोग यहां पर करते क्या, तुम लोग को याद होगा टाइट्रेशन मैंने बताया था कि नहीं बेटा, टाइट्रेशन कैसे होता है। यहाँ पे एक ब्यूरेट लेते हो, लगा देते हो क्लैंप में, तो क्लैंप में ब्यूरेट लगा हुआ है और यहाँ से ड्रॉप वाइज है ना, इस तरह से हम लोग टपकाते हैं जो भी सोल्यूशन रखा हो उसमें, ठीक है। किसमें टपका होगा बेटा, एक कोनिकल फ्लास्क होता है, कोन टाइप का रहता है इस तरह से, ये कोनिकल फ्लास्क है। इसमें पहले से कोई टाइट्रेंट पड़ा रहता है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो जिसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसका सोल्यूशन इस बीकर में रहता है, पहले से ही कोनिकल फ्लास्क में रहता है, ठीक है। और इसको क्लैंप किया जाता है, यहाँ पे इस तरह से ग्रेजुएशन बना रहेगा, तो नंबरिंग किया रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर तुम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर रहे हो तो एसिड क्या होगा, एसिड को हम लोग रख देते हैं इसमें, ठीक है। जो कोनिकल फ्लास्क है, जो अननोन सोल्यूशन है, अननोन को हम लोग रख देते हैं कोनिकल फ्लास्क में, अननोन सोल्यूशन, ठीक है। एसिड हो गया और जिसका कंसंट्रेशन नोन है, नोन कंसंट्रेशन, नोन कंसंट्रेशन ये होता है बेस। तो बेस को तुम इस तरह से ब्यूरेट में डाल दोगे, ठीक है। नॉन कंसंट्रेशन का जो बेस है इसको ब्यूरेट में भर दोगे और यहाँ पे इस तरह से नॉब बना रहता है, तो ये यहाँ पर बेस भरा हुआ बेटा पूरा का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक सोल्यूशन है, तो अगर इसको कलर कर देता हूँ तो ये बेसिक सोल्यूशन है और नीचे क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। तो इसको मैं इस तरह से रेड कलर में बना दे रहा हूँ, तो ये एसिड हो गया, ठीक है। तो एसिड बेस सोल्यूशन ये समझ में आ रहा है कि एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ठीक बेटा। अब देखो क्या होता है, तुम इस नॉब को ओपन करोगे, ड्रॉप वाइज सोल्यूशन नीचे आएगा, है ना, और धीरे धीरे जो नीचे वाला एसिड है न्यूट्रलाइज होगा। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या भूल कर रहे बेटा, एसिड बेस तुमने यहाँ पर यूज किया एसिड और बेस का, है ना। तो कोनिका फ्लास्क में एक और चीज डालते हैं, यहाँ पर क्या डालते हो, याद करो,
तुम यहाँ पर एक ड्रॉप डालोगे कुछ, इंडिकेटर। हाँ, इंडिकेटर। तो यहाँ पर इंडिकेटर। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इंडिकेटर यहाँ डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 2 ड्रॉप इंडिकेटर यहाँ पर टपका दोगे, ठीक है। इंडिकेटर तुमने यहाँ पर इंडिकेटर डाल दिया, तो इंडिकेटर डालते ही यहाँ पर कलर 1 या कलर 2 में से कोई एक कलर हो जाएगा। तुम्हें कलर 1 या फिर कलर 2 तुम्हें दिखाई देगा, इंडिकेटर जो भी कलर होगा तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये एसिड है तो एसिड कलर तुम्हें दिखाई देगा, बेस में कोई दूसरा कलर होगा तो दूसरा कलर तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका टाइट्रेशन कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देते हैं। जैसे एसिड जो है, एसिड तुमने लिया है 25 ml 0.1 मोलर HCl, ठीक है। 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। जो बेस है, बेस तुमने क्या लिया बेटा, बेस तो यहाँ पर ड्रॉप एच डालोगे, तो जितना बेस चाहिए उतना तुम डालते जाओगे। बेस का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। इससे तुम टाइट्रेट कर रहे हो। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन तो मालूम नहीं है पहले, ठीक है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, लेकिन मैं हम लोग यहाँ पर कर्व बना रहे हैं तो कंसंट्रेशन पहले से मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं बेटा कि किस तरह से यहाँ पर कंसंट्रेशन कर्व बनाओगे। तो पहले डायग्राम को पहले बना लेते हैं, एक मिनट, शेप है, शेप को देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है बेटा। और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लेते हैं पीएच, ठीक है। वाई एक्सिस पर पीएच लोगे और एक्स एक्सिस पर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एल्कली, एल्कली मतलब NaOH, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ml में होगा, ठीक बेटा। वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड इन ml, और pH यहाँ लिखोगे। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये होगा 0 pH। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, ठीक है। pH 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मैक्सिमम pH 14 होता, तो ये pH 14 चला गया, 0 से लेकर 14 तक। ये पूरा pH स्केल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये पॉइंट है 7। तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ये जो मजेंटा कलर दिख रहा है या पिंक कलर दिख रहा है, ये pH 7, pH इक्वल टू 7 का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो एसिड बेस इंडिकेटर है, तुमने अभी नॉब को बंद किया है, एक ड्रॉप भी बेस को तुमने एसिड से मिक्स नहीं किया है। तो जो बीकर है यहाँ पर, जो कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क का pH क्या होगा, यहाँ पर pH हमें निकालना है। तो pH होता है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या बेटा, 0.1 मोलर है ना, बोलो 0.1 मोलर, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम मत बोलो, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ पर, pH इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ से, बताओ, बोलो 1 आ गया कि नहीं, 1 आ गया। तो pH यहाँ पर 1 आ गया, मतलब जो तुम्हारा टाइट्रेशन कर्व स्टार्ट होगा नीचे से एकदम, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहां स्टार्ट होगा। जैसे तुम बेस डालोगे, बेस डालने पर क्या होगा बेटा, बेस पर एसिड न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। जैसे तो H प्लस जाएगा, है ना। तो P है। अब ऊपर से तुमने 10 ml NaOH ऐड कर दिया, ठीक है। 10 ml NaOH तुमने सबसे डाल दिया, ठीक है बेटा। तो अब इस सॉल्यूशन का क्या होगा, ये 0 है, यहाँ पर मैं 10 लिख दे रहा हूँ, 10 ml, फिर यहाँ पर 20 ml, अब ये है 25 ml, ठीक है, फिर 30 ml, ये 35, ठीक है। इस तरह से करते चले जाओ,
10, 20, 25 मैं यहाँ ले ले रहा हूँ थोड़ा सा। ये अनस्केल्ड में बनाया, यहाँ पर कोई स्केलिंग नहीं किया मैंने, ठीक है। तो गड़बड़ा मत गया, यहाँ पर 25 कैसे आएगा, 30 होना चाहिए। यहाँ पर स्केलिंग नहीं है, मैंने ऐसे ही बना दिया 25, 30। तो यहाँ पर तुमने अभी तक 10 ml बेस डाला है, 10 ml बेस। सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा बेस डालने पर? 25 ml पहले था, एक मिनट में रुक जाओ, ठीक है। अभी कुछ देर में आवाज सही आ जाएगा। आवाज सही आ रहा है बेटा? अब थोड़ा माइक पे मैंने पास कर दिया है। यस सर, अब सही आ रही है। ठीक है, तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 10 ml तुम बेस राइट करो तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 प्लस 25 ml एसिड था सोल्यूशन में, 25 टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 35 ml, 0.1 जाएगा यहाँ पर मिलीमोल्स। NaOH कितना होगा बेटा? 0 मिलीमोल्स होगा, 1 मिलीमोल्स, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या है, जो H प्लस है, H प्लस OH माइनस से न्यूट्रलाइज होगा, वाटर बना देगा, होगा कि नहीं? H प्लस कितना है? 25 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, ये 2.1 है, 2.5 है, 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। OH माइनस तुमने 10 ml, देखो जो OH माइनस तुमने डाला 10 ml डाला, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब कितना बचेगा बेटा? 2.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1.5 बच जाएगा एसिड, ठीक है। 1.5 मिलीमोल्स एसिड बढ़ जाएगा। तो H प्लस कितना निकालोगे बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मिलीमोल्स 1.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम 35, ठीक है। 1.5 डिवाइड बाय 35, तो pH निकालोगे, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, तो यह जगह नेगेटिव लॉग ऑफ 1.5 डिवाइड बाई 35, ठीक है। तो देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर। pH को कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर है, इसको यूज करते हैं यहाँ पर। तो pH हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ 1.5 डिवाइड बाई 35, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, इसको पूरा मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको इवेल्युएट करेंगे। तो मैं एक बार कर दे रहा हूं, बाकी मैं बार बार नहीं करूंगा। 3/70 1.3 आ रहा है, दिख रहा है बेटा? 1.36, ठीक है। इट इज इक्वल टू 1.36 आ रहा है। तो तुमने 10 ml बेस ऐड किया, तो जो pH यहाँ पे देखो 10 वाले पे क्या होगा? 1.3, मतलब कि थोड़ा सा केवल इंक्रीज होगा, दिख रहा है? अगर ये 1 है तो 1.3 इससे थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 10 ml ऐड करने पर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो तुम 20 ml ऐड करोगे, 20 ml, तो थोड़ा सा pH ऊपर होगा, इस तरह से जाएगा, तो तुम्हारा कर्व कुछ इस तरह से आएगा, है ना। जो pH में चेंज है वो बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा, ठीक है। जब तुम 25 ml डालोगे, 25 ml क्या होगा बेटा? पूरा न्यूट्रलाइज जाएगा, होगा कि नहीं? पूरा न्यूट्रलाइज जाएगा। बोलो, 25 ml तुमने बेस डाल दिया, 25 ml बेस और 25 ml एसिड, तो पूरा एसिड बेस न्यूट्रलाइज जाएगा। जो pH है तुरंत 7 पे पहुंच जाएगा कि नहीं? जो सॉल्यूशन का pH है ना, तो तुरंत 7 चला जाएगा। इस तरह से 7 पर आ गया, 7 मतलब क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा सॉल्यूशन, है ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर जब तुम थोड़ा सा और एक ड्रॉप और तुम इसमें बेस डालोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक, तो pH तुरंत अब्रप्ट चेंज होगा pH में, ठीक है। जो pH है
तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 या 13 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये 12 है, 12, 13, 14, तो ये 12 के आसपास हो जाएगा। इस तरह से अब्रप्ट चेंज होगा। ठीक है, और जब तुम टोटल एक ड्रॉप आउट डालोगे, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, बेसिक सोल्यूशन बढ़ेगा, तो पीएच और इंक्रीज होगा, इस तरह धीमे धीमे इंक्रीज होगा। तो इस तरह से टाइट्रेशन कर्व तुम्हें मिलेगा। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है बेटा? हाँ सर। नहीं सर, सुन सर। थोड़ा सा अब तुम लोग भी कोशिश करो, माइक को थोड़ा सा अपना साफ कर लो, जो भी स्पीकर वगैरह है ना, उसको वॉल्यूम अप कर लो। ओके, तो यहाँ पर पीएच इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखोगे जो पीएच 14 है ना, अगर तुम और बेस डालोगे तो पीएच 14 के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से टाइट्रेशन कर्व मिलेगा। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर एक सॉर्फ रीजन मिल रहा है। यहाँ तुम देखोगे कि पीएच में एक अब्रप्ट चेंज आ रहा है। अगर तुम देखोगे ये जो 3 है, 3 से लेकर 7, यहाँ 3 से लेकर 10 तक, अगर मैं इसको 10 बोलूँ या 10 या 11 बोलूँ तो ये 11 होगा। और यहाँ पर ये 3 या 2 और 3 के बीच से स्टार्ट हो रहा है ये रीजन। ठीक है, ये जो रीजन है 3 और 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस रीजन को बोलते हैं। यहाँ पर जो सिग्माइटल कर्व है, यहाँ पर जो स्टिफ रीजन है, ठीक है, ये स्टिफ रीजन ही होता है बेटा पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर। ये क्या है? स्टिफ रीजन। ठीक है, तो ये स्टिफ रीजन है। तो ये स्टिफ रीजन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा तुम इंडिकेटर को यूज करोगे। ठीक है, तो अब यहां पर स्टिफ रीजन देखोगे, जो स्टिफ रीजन है ये 3 से लेकर ऑलमोस्ट 10 या 12 तक जा रहा है। तो ये मैं 3 बोला, 3 से जाता है ये 3 से 11 तक। ठीक है, तो पीएच 3 टू पीएच 11, 3 और 11 के बीच में हो, वो इंडिकेटर तुम यहां पर यूज कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा इंडिकेटर है जिसका पीएच रेंज 6 to 8 है। ठीक है, 6 to 8 मतलब यहां से यहां तक उसका पीएच रेंज है, उसको तुम यूज कर सकते हो। कोई ऐसा इंडिकेटर है जिसका पीएच रेंज यहाँ पर है, यहाँ पर लाई कर रहा है, तो उसको भी तुम यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी इंडिकेटर जो इस स्टिफ रीजन में आता हो, उस इंडिकेटर का तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? ये स्टिफ रीजन क्या है, टाइट्रेशन कर्व मैंने कैसे ड्रॉ किया, सबको समझ में आ रहा है ना? देखो, इसको ऐसे ही बना सकते हो। जो तुमने बीकर लिया है, बीकर में एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पीएच यहाँ पर कम होगा, पीएच यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ। बेस स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तुम थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बेस डालोगे तो पीएच में जो चेंज होगा वो अब्रप्ट चेंज होगा, तेजी से पीएच चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है pH इक्वल टू 7, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बेस। ठीक है, सॉरी मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, या फिर तुम इसको इक्विवेलेंस ऑफ एसिड लिखो। इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, equivalence of acids is equal to the equivalence of base। ठीक है, मतलब कि जितने इक्विवेलेंस एसिड का हो उतने ही इक्विवेलेंस अगर बेस का है, तो उस पॉइंट को जहां पर दोनों का इक्विवेलेंस सॉल्यूशन इक्वल हो जाए उसको इक्विवेलेंस बोलोगे। ठीक है, वहां पर सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होता है। जब इक्विवेलेंस हो जाएगा बेटा, जितना एसिड उतना बेस, तो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, तो सॉल्ट कैसा बनेगा यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। यहाँ पर कौन सॉल्ट बनेगा? NaOH को अगर HCl से मिक्स करोगे तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? इन दोनों को मिक्स करने पर सॉल्ट क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, NaCl बनेगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर पीएच क्या बेटा? सॉल्ट का पीएच 7 होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर पीएच एग्जैक्ट 7 आया है। ठीक बेटा, तो यहां पर कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए, जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट, स्टिफ रीजन,
स्टीफन समझ में आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट समझ में आ गया। एक और पॉइंट है, उसको बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर। एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर। तो एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है बेटा? एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर का मतलब यह होगा कि इंडिकेटर किस पीएच पर अपना कलर चेंज करेगा। ठीक है, जिस पीएच पर इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है उसको बोलते हो एंड पॉइंट। ठीक है, व्हेन इंडिकेटर चेंजेज इट्स कलर और नोन एज एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट दो अलग अलग है। ठीक है, व्हेन इंडिकेटर ठीक है, जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा उस पॉइंट को एंड पॉइंट बोलोगे। ठीक है, जैसे एसिड बेस इंडिकेटर यहां पर तुमने लिया और यहां पर तुमने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन को HPH लिखते हैं, तुमने यहां पर एक ड्रॉप फिनोल्फथलीन डाल दिया तो सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? कोई बताएगा? फिनोल्फथलीन का एसिड कलर क्या होता है? कलरलेस, मालूम है ना? Yes, sir. फिनोल्फथलीन को अगर एसिडिक मीडियम डाल दोगे तो कलरलेस सॉल्यूशन होगा। जब सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है तो बेसिक कलर क्या होगा फिनोल्फथलीन का? पिंक। Pink. फिनोल्फथलीन का बेसिक कलर पिंक होता है। ठीक है, तो जो pH 7 है, तो क्या pH 7 पर पिंक कलर तुम्हें दिखाई देगा? क्योंकि pH 7 तो न्यूट्रल है, ये तो बेसिक तो हुआ नहीं, है ना? तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, तो क्या इक्विवेलेंस पॉइंट पर फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज करेगा? बोलो। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। तो जब तुम थोड़ा सा एक ड्रॉप और बेस डालोगे सॉल्यूशन में, न्यूट्रल वाटर में तुम एक ड्रॉप भी अगर तुम बेस डाल दोगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा ना? Yes, sir. तो Yes, एक sir. ड्रॉप डालते सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, लेकिन क्या वो इक्विवेलेंस पॉइंट रहेगा? एक ड्रॉप ने एक्स्ट्रा बेस डाल दिया, No, sir. अब वो इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं है, अब वो क्या होगा? End point. एंड पॉइंट। जब इंडिकेटर ने अपना कलर, जिस पॉइंट पर इंडिकेटर ने फर्स्ट टाइम अपना कलर चेंज किया, ठीक है, जिस टाइम पर इंडिकेटर ने फर्स्ट टाइम अपना कलर चेंज करेगा उसी बोलोगे एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, जैसे तुमने एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डाला वैसे ही इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर देगा, रंग बदल देगा इंडिकेटर, और उसी को तुम बोलोगे एंड पॉइंट ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? बोलो। Yes. यस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लो, इसको उसका। बता दो। Equivalence point is the point when milliequivalence of acid is equal to the milliequivalence of base। दोनों का जो इक्विवेलेंस है, या मोल्स तुम बोलो यहाँ पर, ठीक है, when moles of H plus moles of acid, when moles of acid is equal to moles of base, then that point is known as equivalence point। ठीक है, यस सर। सॉल्यूशन में एसिड और बेस का मोल्स अगर इक्वल हो जाए तो उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलोगे। तो एक्चुअली एसिड बेस में अगर किसी का बेसिसिटी 2 है, किसी का बेसिसिटी 3 है ना, तो वहां पर जो मोल्स है वो अलग अलग यूज होगा, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंस वर्ड यूज करते हैं। इक्विवेलेंस मतलब चाहे उसका बेसिसिटी 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम वहां पर इक्विवेलेंस ले। इक्विवेलेंस का मतलब समझा दिया था मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। दूसरा जो टाइट्रेशन कर्व है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, टाइट्रेशन कर्व। ये है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। नहीं, मैं ठीक है, मैं यहां पर कर रहा हूं, उल्टा कर दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए। यहां पर मैं यूज कर रहा हूं जो नेक्स्ट टाइट्रेशन कर्व है, कर्व 2, ये है
वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां पर जो तुमने वीक एसिड यूज किया है, तो कोनिकल फ्लास्क में जो वीक एसिड है ना, ये वीक से तुमने लिया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका जो pKa होता है या फिर Ka इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 होता है, जिसको मैं यूज कर ले रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ये दिया रहेगा एग्जाम में। तो pKa ऑफ CH3COH इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ऊपर जो तुम एल्कली डाल रहे हो, है ना, ये जो एल्कली है ब्यूरेट में, ये है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना है NaOH, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में वही रख रहा हूं बेटा, यहाँ पर 0.1 मोलर, और यहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, बस वॉल्यूम भी वही लोगे। यहाँ पर 25 ml तुमने एल्कली सॉरी एसिड का तुमने यहाँ पर डाला है। तो टाइटसन कर्व बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइटसन कर्व यहाँ बनाओगे। एक मिनट, क्या हो गया, ये सही है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ना, ठीक है, ये बड़ा बन गया। pH वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड, तो कितना यहाँ पर एल्कली ऐड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो टाइट्रेशन कर्व यहाँ पर जो pH होगा लिखोगे, है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 0 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक मैंने लिख दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 ये हटा दे रहा हूँ नीचे से, यहाँ से ये पूरा गायब हो गया। एक मिनट रुक जाएगा बेटा, आ जाएगा। चलो यहाँ पर इसको मैं 7 ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए, अगर तुम इसको 7 नहीं लोगे तो दिखाई नहीं देगा। इसको 7 ले रहा हूँ, मान लेते ये 7 है, ठीक है, ये pH इज इक्वल टू 7 है, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 होगा। चलो ठीक है, नंबरिंग मैंने कर दिया, ओके। तो अब जो एसिड है तुमने वीक एसिड लिया है 25 ml, Ka दिया गया है 1.8, तो इसका pH बता बेटा। तुमने अभी एक ड्रॉप भी NaOH डाला नहीं है, तो pH क्या होगा तुम लोग सॉल्व करके बताओ मुझे। व्हाट इज द pH ऑफ सोल्यूशन, बताओ मुझे, मैं पूछूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में पूछूंगा, ईशान शर्मा तुम लोग सॉल्व करो, सबके सब सॉल्व करो, मैं नाम लेके क्वेश्चन पूछूंगा, तो सबके सबको सॉल्व करना है। जिसका हो जाए बोल देना। यहां पर जो एसिड लिया तुमने, वीक से लिया CH3COOH, जिसको डिसोसिएट कराओगे तो ये देगा H प्लस CH3COO माइनस। तो इसका जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर दिया गया है, 0.1 मोलर। Ka दिया गया है यहां पर, उसको यूज करके बताओ pH क्या होगा। वीक एसिड है, pH क्या होगा। कर लिया। याद आया कि नहीं, तुम लोगों ने सॉल्व किया है कि नहीं। ये उस में मैंने बताया था, अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस है तो उसका कंसंट्रेशन आप इसमें कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ C0 Ka,
इसी फॉर्मूला से निकालते हो है ना। आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? यस सर, निकाल दिया। तो पीएच निकालो यहाँ से, तो पीएच निकालोगे नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, तो पीएच लिख दो। ठीक है, तो मैं पीएच यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर सामने माइनस 1/2 करता हूँ 0.5। ठीक है, तो के ए तुम्हें मालूम है 1.8 है। के ए दिया गया 1.8, कंसंट्रेशन दिया गया 0.1, तो ये हो जाएगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर, 10 रेज टू द पावर कितना दिया गया बेटा? -5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। ये -6 है यहाँ पे होगा ना, क्योंकि अब 1.5 भी था, तो ये -6 कर देते हैं, -6। तो सॉल्व करो, कितना आ रहा है बेटा? तो सॉल्व करो, अराउंड 2.8 है। तो 2.8 आ रहा है, तो 2.8 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो तुमने बोला 2 था, ऊपर पीएच 1 से स्टार्ट हो रहा था, है ना। जब तुमने वीक एसिड लिया तो वीक में जो पीएच है 2.8 अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा, तो 2.8 से स्टार्ट होगा, तो फिर ये ऐसे से ऊपर जाएगा, है ना। फिर न्यूट्रलाइज होगा। जब तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेस डालोगे तो पीएच देखो यहाँ स्ट्रांग है, जो बेस है यहाँ बेस स्ट्रांग है, तो यहाँ पर जो पीएच है ये 13 और 14 के बीच में जाएगा ऊपर वाला। तो ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाला उतना हाइट जाएगा, जो हाइट ऊपर वाले का सही रहेगा, लेकिन जो नीचे स्टार्ट हो रहा है बेटा तुम देखोगे, है ना, तो जो पीएच यहाँ पर तुमने लिखा है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर पीएच क्या हो रहा है बेटा? पीएच 2 और 3 के बीच से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऊपर से स्टार्ट होगा। तुमने वीक एसिड लिया तो ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां से इस तरह से, है ना। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंस पॉइंट किस पीएच पर होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? व्हाट इज द पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट? पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा बेटा? पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट पर पीएच क्या होगा? जब इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस हो जाए तो पीएच क्या होगा, बता सकते हो? तो यहां पर जो तुमने सॉल्ट बनाया है, सॉल्ट को तुमने किससे बीच में न्यूट्रलाइज किया यहाँ पर, है ना, इन दोनों एसिड और बेस के बीच में, तो सॉल्ट क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, सॉल्ट को बनाओगे तो जो सॉल्ट है, सॉल्ट को क्या बन रहा है? CH3COONA, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो इसका पीएच क्या होगा? ये तो बनेगा इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्ट बनेगा, इसका पीएच क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन से होगा, मतलब ऊपर कहीं पर आएगा इस तरह से। ठीक है, यहां पर आएगा, ये क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो अब तुम लोग करना क्या है, मैं तुमको काम दे रहा हूं, तुम बताओगे पीएच, व्हाट इज द एग्जैक्ट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट? कैसे निकालोगे एग्जैक्ट पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट? पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट सर पहले हम इक्वेट कर देंगे जो इक्विवेलेंट है। हाँ, फिर क्या करोगे? सर H+ कंसेंट्रेशन और OH कंसेंट्रेशन निकालकर लास्ट में निकाल लेंगे कि H+ कितना बचा और फिर लॉग कर देंगे। गलत बात, H+ बचेगा ही नहीं इक्विवेलेंस पॉइंट पर। जितना तुमने H+ डाला उतना तो H- डाला ना, तो H+ तो होगा ही नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं देगा H+। अब बताओ, अब क्या करोगे? फंस गया ना मामला। सर बोलो।
pH is equal to half pKw plus pKa plus log C. pH इज इक्वल टू, फिर से बोलो, मैं इतना तेजी से नहीं रीड कर पाता हूँ, धीमे धीमे बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो? pH इज इक्वल टू, half बोलो बेटा दो बार, हाफ, हाँ, pKw pKw plus pKa plus log C. pKa प्लस log C, ये ब्रैकेट में रहेगा इस तरह से। That's a salt hydrolysis. तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर माइनस कहीं नहीं आएगा, सर वो तो Kb में आता है सर. माइनस कहीं आए, Kb में आएगा, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ये pK या Ka है? सर pKa. pK है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ क्या करोगे तुम, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस तुम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला से निकालोगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ KW मल्टीप्लाइड बाई KA डिवाइड बाई C, ठीक है, इस फॉर्मूले से आता है कि नहीं? ठीक है बेटा, तो यहाँ तुम इस फॉर्मूले का यूज करो, इसका इसी का नेगेटिव लॉग ले लोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तुमने नेगेटिव लॉग लिया बेटा, है ना, इसी फॉर्मूले का, तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो यहाँ से तुम निकालोगे। तो यहाँ पे चाहिए तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा ये तुम्हें निकालना होगा। क्या तुम्हें मालूम है KW कितना होगा? 10 पावर माइनस 14, 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर नहीं दिया गया, तो Ka दिया गया 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 14। तो ये जो log C है या फिर C है, इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो C निकालोगे तो C निकालो बेटा, C निकालो, बताओ कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो सॉल्व करो, pH कितना आ रहा है बताओ मुझे, pH सब कुछ दिया गया है यहाँ पर, सबको देखो, यहाँ पर जो एसिड है, बेस, सब कुछ दिया गया है, निकाल सकते हो ना? यस। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 होगा, क्योंकि तुमने जितना एसिड उतना बेस डालोगे, मतलब वॉल्यूम को डबल कर दिया, और सॉल्ट तो जितना एसिड होगा उतना ही होगा यहाँ पर। तो अगर 0.1 मोलर है तो 0.05 मोलर हो जाएगा सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो जो C है दैट विल बी 0.05 मोलर, ठीक है। तो 0.05 मोलर तुमने यहां रख दिया, तो pH यहां निकालोगे, pH इज इक्वल टू 1/2, pKw होता है 7, pKa निकालोगे 1.10 into 10 पावर माइनस 7 का ना, तो यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4.7, ठीक है। इसको इक्वेट यहाँ रख लो, 4.7, हाँ ये 14 होगा, सॉरी बेटा ये 14 होगा, मैंने गड़बड़ लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। और log C प्लस log ऑफ, है ना, यहाँ पर log ऑफ 0.05 लिख दिया तुमने। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 14, ये यहाँ पर 0.05 है, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो log 5 माइनस 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, बोलो log 5 माइनस 2, इस तरह, चलो इस तरह मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। -2 प्लस log ऑफ 10/2, ये हो सकता है ना बेटा जो मैंने ऊपर लिखा था, सही है ये। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो ये कितना होगा? log 2 होता है 0.3, है ना, log 10 को 1, तो 1 माइनस पॉइंट से दे जाएगा 0.7, ठीक है, 0.7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है ये हो जाएगा -2 प्लस 0.7, तो कितना हो जाएगा 1.3, ठीक है। ये 1.3 अप्रोक्सीमेटली मैं लिखा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 1.3, तो -1.3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 14 प्लस 4 18, 18.7, 18.7 माइनस 1.3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 18 तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 17.4 हो जाएगा, 17.4 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है pH? 8.7, 8.69, 8.7 देखो pH आ गया,
चलो ठीक है, ये 8.7 चलेगा ना, मैंने दिया 8.7 चलेगा ना, 8.7। तो जो पीएच है देखो, ये मैंने ऊपर मैंने 8 यहाँ पर है, 8 से थोड़ा सा ऊपर है तो 8.7, 9 के थोड़ा नीचे होगा, ठीक है 8.7। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है यहाँ पर आएगा 8.7, ठीक है। बेसिक रीजन में आ रहा है 8.7, क्या है बेसिक रीजन, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कैसे निकालोगे इक्विवेलेंस पॉइंट का पीएच, निकालोगे? यस सर। ओके, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो जितना, यह देखो यहाँ जो टोटल वॉल्यूम है कब न्यूट्रलाइज होगा बेटा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जितना वॉल्यूम एसिड का उतना वॉल्यूम तुम बेस का डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा 25 ml। तो 25 ml का जस्ट हाफ वैल्यू कितना होगा बेटा, 25 ml का हाफ कितना होगा, 12.5 होगा, 12.5। इसको बोलते हैं हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। क्योंकि अभी जो एसिड है वो पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ, आधा न्यूट्रलाइज हुआ है, ठीक है। तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है। तो ये हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर पीएच क्या हो, कैसे निकालोगे, या फिर इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट दे दे, ये वाला पॉइंट दे या ये वाला कोई भी पॉइंट दे दे, उस पॉइंट पर पीएच कैसे निकालोगे। देखो यहां पर एसिड न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था बेटा तुम्हारे पास, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास है एसिड, एसिड कौन सा है, वीक एसिड है। मैं यहां पर वीक एसिड बना रहा हूं CH3COOH, वीक एसिड है। इसको तुम न्यूट्रलाइज कर रहे हो NaOH के साथ, न्यूट्रलाइज करते ही ये क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। सॉल्ट यहाँ पर CH3COONA वाटर। आवाज आ रहा है ना बेटा, आवाज मेरा आ रहा है ना, हाँ बोल रहे हैं आवाज आ रहा है कि नहीं। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। तो जो तुम्हारा बेस है यहाँ पर, बेस तुमने अभी देखो तुम ड्रॉप वाइज डाल रहे हो, ठीक है। तो अभी तुमने पूरा न्यूट्रलाइज नहीं किया, इसके नीचे हो, इक्विवेलेंस पॉइंट से नीचे हो, मतलब यहाँ पे इस रीजन में हो, मतलब तुमने बेस यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में डाला है। जो बेस है ना वो लिमिटेड अमाउंट में है, और जो एसिड अगर ये बेस लिमिटेड अमाउंट में है तो एसिड क्या होगा, एक्सेस में होगा या नहीं होगा ना, एक्सेस में। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसका कुछ अमाउंट ले लेते हैं, इसका अमाउंट a है ना, ये भी 0 डाला था, ये 0 0, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू t पर यहाँ पर जो तुमने बेस डाल दिया यहाँ पर थोड़ा सा, तो YmL बेस डाल दिया, ठीक है। कितना डाला बेटा, Y डाल दिया, यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पर, यस। ठीक है। तो अब देखोगे, चलो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम तो है नहीं। मैं यहाँ बता दे सीधे से बता दे रहा हूँ, तुमने यहाँ पर x ml एसिड लिया, y ml बेस लिया, x और y। तो लिमिटिंग रीजन NaOH है, तो लास्ट में क्या होगा, जो लिमिटिंग रीजन पूरा पूरा कंज्यूम में 0 हो जाएगा। कितना एसिड बचेगा यहाँ पर, x माइनस y बचेगा, बोलो। यस क्योंकि एसिड एक्सेस में है। सॉल्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रीजन के हिसाब सॉल्ट बनाते हुए, है ना, रिएक्शन लिमिटिंग रीजन के साथ चलता है, तो YmL बनेगा सॉल्ट, ठीक है। तो इसको तुमने बना दिया। तो अब देखो इक्विलिब्रियम पर तुम्हें क्या दिखाई दे, सॉरी न्यूट्रलाइज होने के बाद, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के बाद तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, जो तुम्हारा ये है ना, जो फाइनल सोल्यूशन हो देखो क्या है। यहां पर एसिड भी है, दिख रहा है एसिड CH3COOH, ये है तुम्हारा वीक एसिड, वीक एसिड है ना। और साथ में क्या है यहां पर है सॉल्ट या फिर कॉन्जुगेट बेस, है कि नहीं बेटा, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस एक साथ सॉल्यूशन में है। वीक एसिड भी है, उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन होगा। अगर वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस एक साथ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट हो तो उसको बफर सॉल्यूशन बोलोगे। तो कौन सा बफर सॉल्यूशन है, एसिड बफर या बेस बफर,
एसिड एसिड, जो एसिड तुम यूज करते हो बेटा, जो वीक वाला पार्ट है उसी का नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर वीक एसिड है तो एसिड बफर होगा, एसिड बफर। एसिड बफर है तो अगर पीएच निकालने के लिए बोल दिया जाए इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, तो यहां पर पीएच कैसे निकालोगे? तो जो पीएच है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट वीक एसिड। इस फॉर्मूला का यूज करते हो ना? तो अगर बात करोगे हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट का, मैंने यहां पर जो पॉइंट सी बनाया था वो पॉइंट सी है क्या बेटा? हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं उस पॉइंट को, ठीक है। जब 50% एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, ये है तुम्हारा हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब आधा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया और आधा एसिड बच गया, मतलब 50% एसिड न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, और 50% एसिड रह गया, है ना। तो जितना y होगा बेटा उतना ही तो x होगा। वो जितना एसिड था बेटा, उस एसिड का 50% न्यूट्रलाइज हो गया, है ना। अगर तुमने यहां पर एसिड तुमने लिया x, ठीक है, तुमने x से यहां पर एसिड लिया तो कितना बचेगा? 50% न्यूट्रलाइज होने के बाद x/2 बचेगा ना, बोलो। एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो एसिड वो आधा बचेगा। तो आधा क्या हुआ बेटा? आधा न्यूट्रलाइज हो गया है, कि इसका मतलब आधा न्यूट्रलाइज हो गया है, आधा बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये क्या होगा? x/2 होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर pH क्या लिखोगे? pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ x/2 डिवाइड बाई x/2 होगा। कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना होगा? देखो कॉन्जुगेट बेस क्या है? x/2, एसिड भी x/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू क्या होगा? pH इज इक्वल टू pKa, दैट इज 4.7। तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर pH कितना आएगा बेटा? एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट pH विल बी 4.7। तो ये जो है पॉइंट है, ये कितना होना चाहिए? ये 4, यहाँ पर 4 तो गायब भी हो गया। 2 के बाद देखो ये 3 यहाँ पर होगा ना, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4.7 के आसपास आएगा, ठीक बेटा। तो स्केलिंग सही नहीं, इसलिए यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है इस तरह से। तो ये कहां पर आएगा? 4.7, मतलब 5 से थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पूछ ले तो ये है क्या? ये जो नीचे वाला रीजन है, इसको रीजन क्या बोलोगे? बफर रीजन। तो ये जो रीजन है, इस रीजन तुम बोलोगे बफर रीजन, ठीक है। कौन सा बफर है यहाँ पर? एसिड बफर। ये होगा एसिड बफर, ठीक है। और यहाँ पर pH कैसे निकालोगे? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस फॉर्मूले से यहाँ पर तुम pH निकालोगे। इस पॉइंट में जहां तुमने स्टार्ट किया है ना, यहाँ पर केवल वीक एसिड था, तो यहाँ पर H प्लस कैसे निकाला था बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KAC, इस फॉर्मूले से निकाला था। ये तुम्हारा इक्विवेलेंस पॉइंट हो गया बेटा। ये जो ग्रीन लाइन यहाँ तक होगा। इक्विवेलेंस पॉइंट पर फॉर्मूला क्या यूज किया था बेटा? एट इक्विवेलेंस पॉइंट concentration of H plus is equal to the square root of Kw multiplied by Ka divided by C। इस फॉर्मूले का यूज करोगे एट इक्विवेलेंस पॉइंट पर। इसके ऊपर जो रीजन है वो क्या होगा बेटा? इसके ऊपर वाला रीजन, ये वाला रीजन क्या होगा? ये वाला यहां पर बेस होगा, ठीक है। तो तुमने थोड़ा सा बेस एक्स्ट्रा डाल दिया तो जाएगा बेसिक रीजन। और बेस का अगर तुम्हें pH निकालना हो तो यहाँ पर तुम POH निकालोगे। POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है।
कितना एक्स्ट्रा OH माइनस तुमने डाल दिया, उसका कंसंट्रेशन निकालोगे, इस फॉर्मूले में रखोगे, pH आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ रही है रंग बिरंगा कर्व? यस सर। ओके, तो कुछ नोट करना तो नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे मालूम नहीं किस ऑर्डर में मैंने लिखा है। ऑर्डर तुम लोग अच्छे से मालूम होगा, तुम उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लेना तुम लोग घर पर जाकर। ठीक है, घर पर ही तो हो, कहाँ जाओगे? अच्छे से नोट कर लेना बनाकर। हो जाएगा आप देना बेटा, आगे स्क्रॉल कर दूंगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो राइट में शिफ्ट कर दूंगा। ये वाला यस। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे भी स्क्रॉल डाउन कर दूंगा, वहां भी ले लेना। ले लिया सर। नीचे कर दो। ये नीचे वाला ले लो, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर जो pH रेंज है, pH रेंज क्या होगा बेटा? जो स्टीप रीजन है, स्टीप रीजन यहां से यहां तक है ना, देखो है कि नहीं, ये तुम्हारा स्टीप रीजन है। तो यहाँ पर जो स्टीप रीजन है वो यहाँ से ऊपर वाले से स्मॉलर स्टीप, देखो यहाँ पर क्या था, जो स्टीप रीजन है काफी बड़ा है, लार्जर स्टीप रीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक देखो स्टीप रीजन ये बड़ा सा है। ठीक है, लेकिन तुम बात करोगे नीचे वाले जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर रहा है, यहाँ पर जो स्टीप रीजन है वो ऊपर वाले से छोटा आया है, दिख रहा है ना, यहाँ पर छोटा सा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से होगा? स्टार्ट होगा यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है और 12 तक जा रहा है, 11-12 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चॉइस ऑफ इंडिकेटर है पहले से कम हो जाएगा। जितना छोटा स्टिप रीजन होगा उतना ही कम चॉइस ऑफ इंडिकेटर होगा। ठीक है, आगे जाते हैं। आगे हम लोगों को नेक्स्ट टाइट्रेशन कर्व देखना है, और ये टाइट्रेशन कर्व है। टाइट्रेशन कर्व यहाँ पे मैं ले रहा हूँ वीक, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड में ले रहा हूँ। ठीक है, वीक एसिड हो गया, थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वर्सेस वीक बेस। तो कोनिकल फ्लास्क में जो एसिड होगा यहाँ पर क्या होगा बेटा? कोनिकल फ्लास्क में जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, लिखोगे स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं सेल ले रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड में सेल लेते हैं हम लोग, है ना। कोनिकल फ्लास्क के ऊपर हम लोग आ देते हैं ब्यूरेट। ब्यूरेट में जो बेस होगा, बेस क्या होगा बेटा? वीक बेस। तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस ले लो। ठीक है, वीक बेस। तो अब इसको एल्कली बोलोगे बेटा वीक बेस को? NaOH एल्कली बोलते हो? नहीं ना। एल्कली क्या होता है? एल्कली मेटल का जो बेस है उसको एल्कली बोलते हो, और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है। ठीक है, वीक बेस, इसको एल्कली नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड लिखोगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एल्कली एडेड मत लिख देना, वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड, वॉल्यूम ऑफ बेस एडेड। ये हो जाएगा pH। नंबरिंग करोगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। 7 वाले को मैं डॉट 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 से दिखाता हूँ, ये डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो नीचे स्टार्ट होगा बेटा कर्व इस तरह से। ठीक है, तो 25 से जस्ट पहले बहुत ही स्लाइटली चेंज होगा pH में। जैसे तुम 25 ml डालोगे वैसे ही अब्रप्ट चेंज आएगा pH में। बेस वीक बेस है, तो अगर ये 14 है, ये 13 है, ये 12 11 10 10 पहले 9 8 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये 10 के आसपास इस तरह से, तो 14 बहुत ऊपर है क्योंकि तुमने बेस वीक बेस लिया है, तो इस तरह से ही आएगा कर्व तुम्हारा। एक मिनट,
कुछ इस तरह से तुम्हारा कर्व आएगा, ठीक है। वीक बेस में ये नीचे रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस कुछ इस तरह से ऊपर जाता है, यहाँ से इस तरह से होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये वीक बेस से नीचे रहेगा, तो इसको हटा दोगे ऊपर वाला, तो ये वीक बेस है, इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ होगा बेटा, 7 से ऊपर होगा या 7 से कम होगा? 7 से कम। 7 से कम। इक्विवेलेंस पॉइंट बता दो। एसिडिक होगा, है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पर एसिडिक रीजन में होगा, ठीक है। इसके ऊपर का जो रीजन है वो क्या होगा बेटा, इसके ऊपर का रीजन होगा ये बफर, क्या होगा, बेसिक बफर। क्योंकि यहाँ तुमने क्या लिया, वीक बेस लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को जब मिक्स करोगे तो ये बेस बफर होगा, है ना। और इसके पहले क्या होगा बेटा, एसिडिक रीजन, एसिड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसमें बताने लगे ऊपर जिस तरह मैंने कैलकुलेशन किया था उस तरह से यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर H प्लस कैसे निकालोगे बेटा, H प्लस का जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कंजर्वेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो KW मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइड बाई KB, ये होगा H प्लस। अगर बफर देखोगे तो बेसिक बफर बनेगा, तो POH निकालते हो, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई बेस, ठीक है। और नीचे एसिड है, तो एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ, सॉरी pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके तुम अलग अलग रीजन में pH निकाल सकते हो, ठीक बेटा। यस सर। Yes. आगे देखो, यहाँ पर जो फोर्थ है, फोर्थ भी लिख लो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी स्टिप रीजन क्या है, छोटा सा है, देखो नीचे आ गया स्टिप रीजन, थोड़ा सा स्टिप रीजन, यहाँ पर स्मॉलर स्टिप रीजन है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है। तो इसका कर्व तुम खुद से ही बना सकते हो ना बेटा, ऊपर स्टार्ट होगा और पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस सर। यहाँ पर जो तुम कर्व बनाओगे, तो ये कर्व कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, C1 थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होगा और पहले ही खत्म हो जाएगा। चलिए रहा पेन, तो उसको बना लेना तुम, मेरा पेन तो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे इस समय, तो स्लो, हाँ चल रहा है, यहाँ बाहर चल रहा है, अंदर नहीं चल रहा है। चलो मैं इस तरह बना दे रहा हूँ, बाहर से बना दे रहा हूँ, तो ये होगा। यहाँ पर जो स्टिप रीजन देखोगे तुम्हें दिखाई नहीं देगा, नो स्टिप रीजन। अगर स्टिप रीजन नहीं तो क्या कोई सुटेबल इंडिकेटर होगा इस टाइट्रेशन के लिए? थोड़ा सा No, sir. बनता है बेटा, ऊपर स्टार्ट होगा ऊपर ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो नो सुटेबल इंडिकेटर, नो सुटेबल इंडिकेटर, तो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम लोगों से बेटा। ओके, ओके बेटा।
टोनियस का सुनते हैं, बाय बाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हैप्पी दिवाली सर।